हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम एम्स नॉर्सेट और जीएमसीएच चंडीगढ़ के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टमी अ चाइल्ड बिगिन टू वॉमिट ब्राइट रेड ब्लड, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन? एंड द ऑप्शंस आर: turn the child to the side, administer the prescribed antiemetic. Option number C is notify the healthcare provider, and option number D is maintain NPO status. तो हमारे पास एक बच्चा आया है जिसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई है, दैट इज रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। एंड एकदम बच्चे ने क्या कर दिया, वॉमिट कर दी ब्राइट रेड कलर की। तो तब हमारा इनिशियल एक्शन क्या होगा? सो हमारा जो पहला इनिशियल एक्शन होगा दैट विल बी टर्न द चाइल्ड टू द साइड, ऑप्शन नंबर ए, ताकि जो बच्चा है वो एस्पिरेट ना कर सके। बिकॉज अगर एस्पिरेशन हो जाएगी तो दैट इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। तो इसलिए हमने एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को साइड पोजीशन देनी है, और उसके बाद हमने नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सेकेंड हमारा प्रायोरिटी रहेगी। Now the next is, a nurse is providing a teaching session to a client who has ulcerative colitis. So the nurse will instruct the client for which diet, and the options are: option number A is carbohydrate consistent diet, option number B is high calorie high protein diet, option number C is high calcium and high potassium diet, and option number D is low residue low fiber diet. So हमें पता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेशेंट होता है उसको ब्लडी डायरिया होता है, परसिस्टेंट ब्लडी डायरिया के साथ जो पेशेंट होगा दैट विल बी प्रेजेंट। सो डायरिया जो हमारा फाइबर रहेगा और रेसिड्यू रहेगा वो हमने पेशेंट को कम देना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को डायरिया है, और जो फाइबर है फाइबर कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं और डायरिया मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए हमने पेशेंट को लो फाइबर लो रेसिड्यू डाइट दे दी है ताकि पेशेंट का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम रहे। Now the next is, furosemide act on which part of the nephron? And the options are proximal tubule, descending limb of the loop of Henle, ascending limb of the loop of Henle और distal tubule. So जो हमारा फ्लोसिमाइड है, जो कि ट्रेड नेम लैसिक्स के नाम से भी अवेलेबल होता है, इट इज अ डायूरेटिक। अब उसमें से भी ये कौन सा डायूरेटिक है? इट इज अ लूप डायूरेटिक। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये बॉडी से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इन सब की एक्सक्रीशन को एनहेंस करता है, क्योंकि फ्लोसिमाइड जो है हमारा एक रैपिड एक्टिंग डायूरेटिक है, एकदम बॉडी के ऊपर ये एक्ट करता है, एंड ये हमारे लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करता है। अब लूप ऑफ हेनले के भी कौन से पार्ट पे, डिसेंडिंग पे कि असेंडिंग पे? तो जो फ्लोसिमाइड है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person with schizophrenia was found to repeat whatever words the psychiatric nurse was repeating or speaking. So this behavior can be labeled as, and the options are ecopyrexia, neologism, world salad और ecolalia. So जब कोई भी मतलब नर्स बोल रही है जो भी वर्ड और पेशेंट उसी वर्ड को रिपीट कर रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इकोलेलिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Whereas ecopyrexia क्या होता है? Ecopyrexia is a condition in which the patient is imitating, मतलब कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो पेशेंट आपको देख के वही एक्शन रिपीट कर रहा है, तो दैट विल बी द ecopyrexia। नाउ नियोलॉजिज्म क्या है? इट इज द मतलब जो पेशेंट है वो अपने आप से कोई भी न्यू वर्ड बनाएगा जो कि न्यू वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इट इज द मेकिंग ऑफ द न्यू वर्ड बाय द पेशेंट, और वो जो वर्ड है उसका आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड द सेकेंड इज द वर्ड सैलेड। तो वर्ड सैलेड में क्या है कि पेशेंट अलग अलग सेंटेंसेस बोलेगा लेकिन उस सेंटेंस का जो उस लाइन का कोई मतलब नहीं बनेगा। नाउ द नेक्स्ट इज, after falling from a 10 feet ladder, a patient is brought to the emergency department. The patient is alert, reports back pain and difficult moving the lower extremity. Which additional observation is an indication that the patient may be experiencing neurogenic shock? And the options are cool and pale skin. Option number B is bradycardia. Option number C is poor skin turgor, and option number D is increased systolic blood pressure.
सो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब भी न्यूरोजेनिक शॉक होता है तो जो हमारा सिंपैथेटिक टोन है दैट विल बी अफेक्टेड। जो हमारा हम पढ़ते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ेगा, ठीक है, उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी। लेकिन ऑलरेडी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो देयर विल बी द वैसोडाइलेशन। सो वैसोडाइलेशन की वजह से द हार्ट रेट विल बी लेस, देयर विल बी मींस ब्रेडिकार्डिया विल बी देयर, द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद लो ब्लड प्रेशर एंड जो स्किन होगी दैट विल बी हॉट और फ्लश्ड ड्यू टू वैसोडाइलेशन। सो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट इज a nurse should instruct a patient who is to receive digoxin to report development of which of the following side effects. And the options are ringing in the ears, signs of brushing. Option number C is loss of appetite, and option number D is sensitivity to sunlight. So जो हमारा डिजॉक्सिन है इट इज अ कार्डियक ग्लूकोसाइडेज जो कि हम हार्ट फेलियर में मेनली देते हैं पेशेंट को। एंड ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर है कि अगर कोई भी पेशेंट डिजॉक्सिन थेरेपी पे है, अगर उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है या एनोरेक्सिया है तो उसने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। अगर हम डिजॉक्सिन की बात करते हैं तो द ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रेंज फॉर डिजॉक्सिन इज 0.5 टू 0.8 नैनोग्राम पर एमएल, दिस इज द थेराप्यूटिक डोज। अगर इससे ज्यादा डोज बढ़ जाती है या थेराप्यूटिक रेंज हमारी बढ़ जाती है तो दैट सजेस्ट दैट द पेशेंट इज हैविंग डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। एंड इसमें हमारे पेशेंट को कौन कौन सी टॉक्सिसिटी के एविडेंस आएंगे? सबसे पहले तो एनोरेक्सिया आएगा, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, फॉलोड बाय नोशिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस आएंगे जिसमें कि पेशेंट को ब्लड और येलो विजन होगा एंड डिसरिथमिया विल बी देयर। एंड जब भी पेशेंट हमारा डिजॉक्सिन थेरेपी पे होता है तो हमने डिजॉक्सिन लेवल के लिए मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल के लिए मॉनिटर करना है और रीनल फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करने हैं, पोटेशियम लेवल मेंटेन करना है। बिकॉज अगर पेशेंट को हाइपोकेलीमिया हो रहा है सो देयर आर चांसेस कि पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो इसलिए हमने पोटेशियम का लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना है। हाइपोकेलीमिया है तो पेशेंट को मतलब इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एंड पेशेंट को बोलना है कि जो फूड है दैट आर हाई इन पोटेशियम सच एज फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल एंड पोटैटोज, इनका कंजप्शन ज्यादा करना है ताकि पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहे। एंड एपिकल पल्स जो है हमने पेशेंट की 1 मिनट फुल 1 मिनट मॉनिटर करनी है, बिकॉज इफ द एपिकल पल्स इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट तो हमने हमारे डिजॉक्सिन को विद होल्ड करना है, पेशेंट को नहीं देना है। एंड अगर इन केस अगर पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो उसका जो एंटीडोट है दैट इज डिजॉक्सिन इम्यून फैब। Now the next question is match list 1 with list 2 and indicate your answer with the help of the codes given below। तो मेनली जीएमसीएच में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैचिंग वाले। सो इसमें हमारे लिस्ट 1 में क्या है कि ऑप्शन हमारा ए है दैट इज नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इन द गिवन पॉपुलेशन। Then the next is number of cases in a population in a given period of time, and next is a group or cluster of symptoms that occur। And list 2 में हमारे पास है epidemiology, syndrome, incidence and prevalence। So अगर हम बात करें number of new cases that occur over a given period of time तो इसको हम बोलते हैं incidence। हमारे पास दो indicators होते हैं, one is morbidity and one is mortality। Mortality is related to death whereas morbidity is related to illness or disease। So हम morbidity को कैसे measure करते हैं? With the help of incidence and prevalence। ये दोनों हमारे morbidity के लिए हम use करते हैं। इंसिडेंस हमेशा याद रखना, इंसिडेंस इज द न्यू केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज के कितने नए केसेस आए दैट विल बी द इंसिडेंस। एंड प्रिवलेंस में हमारे न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों आते हैं, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो
हमारा ए तो जो है दैट इज इंसिडेंस, उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ केसेस इन द पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमारे दोनों न्यू एंड ओल्ड केसेस आते हैं, दैट इज प्रेवलेंस। देन अ स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इन द गिवन पॉपुलेशन, इट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज डिटर्मिनेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीजेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड सिंड्रोम में क्या आता है हमारा, ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट कम टुगेदर एज एन एड्स, मतलब कि बहुत सारे हमारे सिम्टम्स हैं जो ग्रुप में हैं, तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो है दैट इज थ्री इंसिडेंट्स, सेकेंड जो हमारा है दैट इज एपिडेमियोलॉजी वन, देन नेक्स्ट इज प्रेवलेंस दैट इज फोर, एंड ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है उसका है सेकंड दैट इज सिंड्रोम। सो 3142, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज arrange the following five elements in correct order of occurrence, and the options are stimulation of anterior pituitary, stimulation of ovaries, stimulation of neurosecretory cells, release of gonadotropin hormone and release of gonadotropin releasing hormone। तो अब इसको हमने सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अगर हम देखते हैं इसमें हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे, कि इसमें सबसे पहले होगा स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल, मतलब कि जब भी हमारे ब्लड में हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि सिग्नल जाएगा बॉडी को, और सबसे पहले जाएगा हाइपोथैलेमस को। तो न्यूरो सेक्रेटरी जो सेल्स होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन दैट इज रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट किया, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है, लाइक हमारा हो गया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद हमारा हो गया ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये सिग्नल जाएगा हमारे एंटीरियर प्यूटेटिक ग्लैंड को। एंटीरियर प्यूटेटिक ग्लैंड क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिसमें हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, और वो हमारे ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा, और फिर ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ जीएनआरएच एंटीरियर प्यूटेटिक ग्लैंड क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसमें हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच एंड एफएसएच हमारा जो ओवरीज है वो स्टिमुलेट होंगे, और फिर हमारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रेट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज Miss Babita is in the emergency room after being involved in a traffic accident. What would be an early sign of hemorrhagic shock? And the options are increased blood pressure, pallor, increased heart rate, and deep breathing. तो इसमें हमारी हेमरेजिक शॉक की बात की है। तो हेमरेजिक शॉक हमारा कब होता है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए या जब पेशेंट की एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे द पेशेंट विल हैव hemorrhagic shock. And hemorrhagic shock is identified by two main features, that is hypotension and tachycardia. So इसमें जो हमारा increased heart rate है that is tachycardia, that suggests that the patient is in the hemorrhagic shock. अगर इधर hypotension होता, decreased blood pressure होता, तो वो भी hemorrhagic shock का symptom होता। एंड अगर patient present होता cool and clammy skin के साथ, तो तब भी patient को hemorrhagic shock जो था वो suggest होना था। So option number C is the right answer. Now the next is the stages of infection in correct sequential order are, and the options are the prodromal, incubation, illness and convulsion state, the incubation, prodromal, illness and convulsion state. Then the next is the prodromal, primary infection, secondary infection and tertiary infection, and the inflammation, infection and disease. So हम जब भी stages of infection की बात करते हैं तो उसमें हमारी 5 stages होती हैं। जो हमारी first stage होती है that is the incubation period. Incubation period क्या होता है? It is the exposure of the susceptible host with the microorganism till the appearance of first sign and symptom. मतलब एक बार पेशेंट की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया,
उसके एक्सपोजर के बाद जब तक पेशेंट फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता उस डिजीज का, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एक बार इंक्यूबेशन पीरियड के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होती है दैट इज द प्रोडर्मल फेज। प्रोडर्मल स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं बट बहुत ही माइनर होते हैं, उसमें हमें डायग्नोसिस करना इम्पॉसिबल होता है। क्यों? पेशेंट को सिंपली हेडेक हो सकती है, फीवर हो सकता है, ठीक है, माइनर सिम्टम्स विल बी देयर, किसी भी डिजीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें शो नहीं होंगे। उसके बाद हमारा आता है इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज में पेशेंट को स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक हम मीजल्स की बात करते हैं तो मीजल्स में हमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें उसमें पेशेंट की बॉडी पे जो रैशेज होते हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में क्या होता है कि द पेशेंट की जो साइन सिम्टम्स है वो कम होने लगते हैं, पेशेंट जो है वो थोड़ा ठीक होने लगता है। एंड देन इज द कन्वर्जेंट स्टेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकवरी स्टेज, जहाँ पे पेशेंट रिकवर होता है। सो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज incubation, prodromal illness and convulsant state. Now the next is, the nurse is caring for a patient with cervical cancer. The nurse notes that the cervical implant has become dislodged. Which of the following actions should the nurse take first? The options are stay with the patient and contact radiology. Option number B is wrap the implant in a blanket and place it behind the lead shield. Option number C is obtain the dosimeter reading on the patient and report it to the physician. And option number D is pick up the implant with long handled forceps and place it in a lead container. So अगर इन केस कभी भी किसी भी पेशेंट का इम्प्लांट जो है वो डिसलॉज होता है तो उसको हमने कभी भी बेयर हैंड, जो ग्लव्स डायरेक्टली हैंड्स के साथ नहीं टच करना है, उसको हमेशा हमने लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप के साथ टच करना है, क्योंकि वो रेडिएशन अभी भी इमिट कर रहा है एंड वी आर एट अ रिस्क कि वो रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है। तो इसीलिए हमने पहले तो लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप के साथ उसको पिक करना है और उसको लेड कंटेनर में डालना है, ठीक है। लेड कंटेनर की बिहाइंड नहीं रखना, उसको लेड कंटेनर में डालना है। तो जब भी कोई भी पेशेंट हमारा इम्प्लांट्स के साथ होता है, कीमोथेरेपिक इम्प्लांट्स के साथ होता है, तो उसके रूम में हमेशा हमारे पास लॉन्ग हैंडेड फोर्सअप और लेड कंटेनर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, during an assessment of a patient's abdomen, a pulsating abdominal mass is noted by the nurse. Which of the following should be the nurse's next action? And the options are ask the patient to perform a Valsalva manual. Then the next is obtain an order for bladder scan. The next is assess femoral pulses. And the next is measure the abdominal circumference. So अगर हमारा ड्यूरिंग असेसमेंट अगर पल्सेशन फील होती है तो दैट सजेस्ट कि द पेशेंट इज विद एब्डोमिनल aortic aneurysm, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या करना है कि पेशेंट की फिमोरल पल्सेस को असेस करना है। फिमोरल होगी, पॉप्लिटियल हो गई, या हमारा जो है डिस्टल पल्सेस है, हमने उसको ये देखना है कि जो पेशेंट का ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसीलिए हम फिमोरल पल्सेस को असेस करते हैं। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसको हम अवॉइड करते हैं। डीप पाल्पेशन भी हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देयर आर चांसेस कि जो हमारा एनोरिज्म है वो रप्चर हो सकता है, उसको पेशेंट को एकदम से ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज हैं जिससे कि रप्चर हो सकता है उसको प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है। Now the next is, the doctor ordered aldosterone HCl 8 mg per orally 3 times in a day. The pharmacy sent a 100 ml bottle labeled 4 mg per teaspoon. How many ml should be given for the each dose? 2 ml, 8 ml, 5 ml और 10 ml। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा हमारा है जिसमें हम जो हमारा D/H/V वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, so D/H into V, where is D stands for dose of the desired dose, मतलब जो हमें चाहिए। तो डॉक्टर ने कितनी ऑर्डर की है? 8 mg, तो दिस इज द डिजायर्ड डोज। H stands for dose in the hand, जितनी हमारे पास है। तो हमारे पास जो आया है दैट इज 4 mg in 1 teaspoon and 1 teaspoon is 5 ml. टेबल स्पून इज 15 ml, टी स्पून इज 5 ml। तो 5 ml में 4 mg है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आएगा 10 ml।
तो इसलिए हमने पेशेंट को 10 ml जो है उसमें से पिलाना है। Now the next is, a patient who has experienced a stroke is being monitored during the acute management phase. The clinician notes that the patient's intracranial pressure is 30 mm of Hg. So which of the following intervention should be taken first? And the options are: give Trendelenburg position to the patient. Option number B is obtain vital signs and measure urine output. Option number C is assess level of consciousness, and option number D is raise the head of the bed to the 30 डिग्री। सो इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी है, जो फर्स्ट इंटरवेंशन पूछा है। तो आईसीपी इंक्रीज है, दैट इज मोर देन 30 mm ऑफ एचजी, नॉर्मल इज 5 to 15 mm ऑफ एचजी। सो इसमें हमने सबसे पहले रेज द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री करना है। बेड जो है हमने वो हेड एंड रेज करना है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी है, क्योंकि इसमें और ज्यादा आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हमने देनी है 30 डिग्री, हमने क्यों हेड एंड ऊपर करना है? क्योंकि उस पोजीशन में देयर विल बी द सेरिब्रल वीनस ड्रेनेज एंड डिक्रीज इंट्राक्रेनियल वीनस प्रेशर। उसमें क्या होगा कि जो हमारा वीनस रिटर्न होगा दैट विल बी इंक्रीज, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। Now the next is, a patient with a history of arterial fibrillation is scheduled for a left hip hemiarthroplasty at 9 a.m. The health professional is administering 8 a.m. medication. Which of these medication orders should the nurse be concerned about? And the options are: opioid analgesic intravenously. Option number B is low molecular weight heparin anticoagulant subcutaneously. Option number C is beta blocker orally, and option number D is cephalosporin antibiotic intravenously. तो इसमें जो सबसे कंसर्न होगी दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो मोलिकुलर वेट हेपारिन एंटीकोगुलेंट सबक्यूटेनियसली, बिकॉज बिफोर एनी सर्जरी जो भी हमारे एंटीप्लेटलेट और एंटीकोगुलेंट थेरेपी होती है वो हम 24 आवर्स के लिए विद होल्ड करते हैं, ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस कम हो, ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द कंसर्न फॉर द नर्स। Now the next is, 65-year-old patient with pneumonia is receiving gentamicin. It would be most important for the nurse to monitor which of the following laboratory value in this patient, and the options are hemoglobin and hematocrit. Option number B is platelet count and clotting time. Option number C is blood urea nitrogen and creatinine, and option number D is sodium and potassium. सो जो हमारा जेंटामाइसिन है इट इज अ एंटीबायोटिक। अगर उसमें भी हम फर्दर देखें तो इट बिलोंग्स टू अमाइनोग्लाइकोसाइडेज। तो जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइडेज हैं उनके सबसे मेन 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए हम पेशेंट की हियरिंग चेक करेंगे, किनाइटिस चेक करेंगे। न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए हम पेशेंट की सेंसेशन चेक करेंगे, एंड कि पेशेंट की मस्कुलर जो वीकनेस वगैरह है उसके लिए चेक करेंगे। एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी में हम चेक करेंगे फॉर द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटनिन। इससे हमें ये पता लगेगा अगर पेशेंट की बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटनिन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि पेशेंट को क्या है, किडनी नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है। तो उस चीज के लिए हम पेशेंट को हम मॉनिटर करेंगे। Now the next is, a patient who has a history of chronic bronchitis is admitted to the medical unit, and the nurse notes the red blood cell count is elevated. So which of these is the likely contributing factor to this lab resulting in this patient? And the options are chronic hypoxia, decreased fluid intake, hypercapnia, or insensible water loss. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रॉनिक हाइपोक्सिया। क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के, उनमें क्रॉनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, देयर विल बी द excessive mucus production or accumulation of the excessive mucus due to the irritated and inflamed bronchioles। तो जो म्यूकस है वो एक्सेसिव हो जाएगा, वहां पे म्यूकस ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से
जो प्रॉपर गैस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगी, इम्पेयर्ड गैस विल बी देयर, सो दैट्स व्हाई द पेशेंट विल हैव क्रॉनिक हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो ब्लड क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाएगी ताकि उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को वो अपने साथ बाइंड कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज a patient present to the emergency department with a blood pressure of 180 by 130 mm of Hg, headache and confusion, which additional finding is consistent with the diagnosis of hypertensive emergency. So, and the options are retinopathy, jaundice, bradycardia, urinary retention. So, headache भी है, confusion भी है, and already जो blood pressure है वो बहुत ज़्यादा high है. That suggests hypertensive emergency. But इनमें से और कौन सी additional findings हैं जो कि होने चाहिए? So, that is retinopathy, option number A. Because the increased blood pressure will lead to the destruction of the स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, जो हमारी आईज में अराउंड जो हमारी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सो द पेशेंट मे बी प्रेजेंट विद रेटिनोपैथी। नाउ द नेक्स्ट इज select the cranial nerve paired with its name correctly, and the options are the 12th cranial nerve is the hypoglossal nerve, option number B is the 5th cranial nerve is the auditory nerve, option number C is the 2nd cranial nerve is the olfactory nerve, and the option number D is the 10th cranial nerve is the trigeminal nerve. So कौन सी इनमें से cranial nerve है जो कि rightly paired हुई है? So that is option number A. 12th cranial nerve is known as hypoglossal nerve. अगर हम cranial nerves की बात करते हैं तो total there are 12 cranial nerves, ठीक है, जिसको हम उक्टा फैक्बा करके भी याद कर सकते हैं. Whereas first cranial nerve is olfactory, second is optic, third is oculomotor, fourth is trochlear. तो वैसे हम इसमें P को याद करने के लिए पैथेटिक भी लिख सकते हैं, which is the other name of trochlear nerve. Then T is the trigeminal, sixth is the abducent, seven is the facial nerve, eighth cranial nerve is the auditory or vestibulocochlear nerve, ninth is the glossopharyngeal nerve, 10th is the vagus, 11 is the accessory, and 12 is the hypoglossal nerve, cranial nerves. Now, the next is what could be the expected delivery date for the women who got her last menstrual cycle on 20th April 2018. So इसमें हमें निगल्स फॉर्मूला याद रखना है. निगल्स फॉर्मूला क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ. तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है? 20 अप्रैल 2018. तो 20 में we will add 7 days, so that will leads to 27, एंड अप्रैल में हम ऐड करेंगे हमारे 9 डेज, सो दैट विल गो टू जनवरी 2019. सो जनवरी 27 2019 is the right answer. Now the next is a client is in the late active phase of labor. Suddenly she tells the nurse she feels weak and dizzy. The nurse notes the drop in maternal BP and late declaration of fetal heart rate. The initial action the nurse should be to increase the IV drip rate and notify the provider, turn the client on side and administer oxygen. Option number C is assess for cord prolapse or vaginal bleeding, and option number D is prepare for immediate delivery. So जो female है, she is in the active phase, late active phase of the labor, मतलब first stage of labor पे है, and एकदम उसने बोला कि उसको weak feel हो रहा है और dizzy feel हो रहा है, और बीपी जो है वो एकदम से डिक्रीज हो गया, एंड फीटल हार्ट रेट जो है वो लेट डिक्लेरेशन शो करती है. इसमें जो हमारा इमीडिएट एक्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टर्न द क्लाइंट ऑन साइड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. बिकॉज ये सिम्टम्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इट सजेस्ट यूरेट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी. ठीक है, इसमें क्या है कि ड्यू टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा ग्रेविड यूट्रस है और उसकी वजह से देयर विल बी द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द सुपीरियर वेना कावा, एंड उसकी वजह से जो बच्चा है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं जा रहा है, दैट इज यूरेट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी. तो उसकी वजह से जो मदर है वो ये सारे सिम्टम्स शो कर रही है. तो इसलिए हमने मदर को साइड लेटरल पोजीशन देनी है ताकि जो हमारा प्रेशर है ग्रेविड यूट्रस का ऑन द सुपीरियर वेना कावा वो कम हो जाए. ठीक है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सोना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना है.
और एकदम हमने ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगर पेशेंट का ऑक्सीटोसिन चल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी शी इज इन द एक्टिव फेज, तो उसका जो आईवी ड्रिप चल रहा है ऑक्सीटोसिन के साथ, तो वो हमने बंद करना है। क्योंकि हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस की वजह से जो मदर है उसको कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से यूरेट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है। तो इसलिए हमने मदर की ऑक्सीटोसिन जो है वो बंद करना है। उसके बाद हमने इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है और जो हमारी फाइंडिंग्स है उसको नोट करना है। सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।